हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉकबॉक्स टेक्नोलॉजीज़ में और आप सबका स्वागत है बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स एंड हमारा गोल होता है कि हम एनालाइज करें कॉज और इफ़ेक्ट को और हम ये सीखें कि किस तरीके से हम क्रिटिकली सोच सकते हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स के बारे में, ना कि आंख बंद करके उन पर विश्वास कर लें, बल्कि सोचें कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट है और क्या ये सही है। तो डिब्रॉय फॉर न्यू ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन, सबसे पहला आर्टिकल हमारा होगा ये नए ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन के बारे में। तो इंडिया के पॉवर्टी लाइन के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपको पता चलेगा। इंडिया में कहना है कि ज़रूरत है एक नए पॉवर्टी लाइन की कि हम एस्टिमेट कर पाए कि किस एक्सटेंट तक डेप्रीवेशन है हमारी कंट्री में इस वक्त। ये विवेक डिब्रॉय का कहना है, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन है। तो इन्होंने कहा कि सुरेश तेंदुलकर कमेटी, देखिए ये ज़रूर नाम याद रखिएगा, ये कमेटी है जिन्होंने एस्टिमेट दिया था 10 साल पहले करीब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का। ठीक है, जो इनका कहना है कि पॉवर्टी लाइन नहीं है, बट सबसे फेमसली यही यूज़ होता है आज तक भी, अगर आप देखिए ओवरऑल पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए। तो एक डेटा यूजर्स कॉन्फ्रेंस में जब ये बातचीत कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, तो तभी इनका ये कहना था और न्यूली रिलीज्ड हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि क्या ये जो लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं शुड बी यूज्ड, क्या इनका यूज़ होना चाहिए नई पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने के लिए। किस चीज़ के रिजल्ट्स की बात हो रही है यहाँ? हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे, मतलब एक घर कितना कंजम्पशन में एक्सपेंडिचर करता है। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या हो गया? जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट पे नहीं लगा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप कंज्यूम कर ले रहे हैं। ठीक है, तो वी स्टिल डू नॉट हैव एन ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन दैट गोज बियॉन्ड तेंदुलकर कमेटी, इनका ये कहना है। और रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट वॉज नेवर फॉर्मली एक्सेप्टेड। तो रंगाराजन कमेटी रिपोर्ट आई थी, उसे एक्सेप्ट किया नहीं गया फॉर्मली। तो MDPI इज नॉट अ पॉवर्टी लाइन। MDPI क्या होता है हमने अभी पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये कौन लेके आया? तेंदुलकर कमेटी, राइट। सो यहाँ पे कहना है इनका कि बहुत ज़रूरी है कि नई पॉवर्टी लाइन का पॉवर्टी लाइन हो हमारे पास, जिसके हिसाब से हम एस्टिमेट कर पाए कि इंडिया में हमें पता तो चले कि कितने लोग एक्चुअली है पॉवर्टी में और कितने लोग नहीं है। उसके हिसाब से हम और बेटर पॉलिसीज बना पाएंगे, विच इज़ ट्रू। अगर आप कहते हो कि मैं बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहता हूँ, बट उसका कोई डेफिनेशन नहीं है आपके पास। हो सकता है जो 10 लाख कमा रहा हो वो भी किसी तरीके से आपके कह सकते हैं पर्क्स में आ जाए, या कोई 10 लाख भी नहीं, बट दिस इज़ एन एग्जाम्पल, ये तो मिसयूज़ हुआ। बट कोई सही में जिसे हेल्प नहीं चाहिए हो आप उसे भी हेल्प दे रहे हो, और जिसे शायद ना ज़रूरत हो बहुत ज़्यादा उसे ना मिल पा रहे हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पता कर चुके हैं और हम और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स डाल पाएंगे अगर हमें पता है कि परसेंटेज ऑफ ये लोग हैं जो बहुत ज़्यादा डेप्रिवेटेड है। तो दिस इज़ रियली कह सकते हैं गुड इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ले यहाँ पे और पॉवर्टी लाइन प्रॉपर्ली लेटेस्ट पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करें यहाँ पे। तो इन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग पॉवर्टी डिक्लाइन हुई है एट एन एवरेज रेट ऑफ 0.74 परसेंट पॉइंट्स पर ईयर बिटवीन 93-94 एंड 2004-2005, और ये रेट बढ़ के डबल से भी ज़्यादा हो गया, करीब 3 गुना हो गया, 2.18 परसेंट पॉइंट्स बिटवीन 2004 एंड 2012। अब 2011-12 की बात करें तो रूरल एरियाज़ के लिए नेशनल पॉवर्टी लाइन बनाई गई तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से, जो है 860 रुपये पर कैपिटा पर मंथ और 1000 रुपये पर कैपिटा पर मंथ अर्बन एरियाज में। ये है हमारा ओवरऑल एस्टिमेट पॉवर्टी के लिए। और आप खुद जानते हैं कि क्या ये सही है? 816 रुपये पर कैपिटा पर मंथ इज नॉट गुड, बट सी हमें देखना होगा कि इट नीड्स अपडेशन, क्योंकि अब हो चुके हैं करीब 12 साल। सो अपडेशन यहाँ ज़रूर आनी चाहिए जो हर जगह पे इम्प्लीमेंट हो पाए फॉर पॉलिसी मेकिंग। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, टमोज JLR ड्राइव्स अप इन्वेस्टमेंट अप टू 1.9 ट्रिलियन रुपी। किसकी बात हो रही है? टाटा मोटर्स। टमो इज टाटा मोटर्स, तो उनके इन्वेस्टर्स के लिए और बढ़िया खबर है ये। स्पेशली JLR जैगवार लैंड रोवर भी टाटा ओन करता है, ब्रिटिश कंपनी थी ये, लग्जरी कार मेकर, आपने अक्सर देखा होगा। एंड ये इन्वेस्टमेंट को इन्होंने जो भी टारगेट रखा था
वो अब और इंक्रीज कर चुके हैं और ये बढ़ाकर कर चुके हैं 1.9 ट्रिलियन रुपी। तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों है। टाटा मोटर का जो ब्रिटिश लग्जरी व्हीकल ब्रांड है जैगवार लैंड रोवर, इन्होंने अनाउंस किया था कि इन्वेस्ट करेंगे 18 बिलियन पाउंड्स, 1.9 ट्रिलियन रुपी अंटिल फाइनेंशियल ईयर 2028 तक का टारगेट है। और ये रिवाइज एस्टिमेट है, पहले से 20% ज़्यादा है। ये तो पहले 15 बिलियन पाउंड इन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्ट करेंगे और अब इसे और 3 बिलियन से इंक्रीज कर दिया। और सबसे ज़्यादा इसका हिस्सा कहाँ जाएगा? प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। तो नए प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाएंगे ओवरऑल एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के अलावा। एंड यहाँ पे इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये इन्वेस्टमेंट होगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए क्या है? अपने आप को रीपोजिशन करना। ये अपने आप को रीपोजिशन करना चाहते हैं एज एन इलेक्ट्रिक फर्स्ट कंपनी। तो इनका भी सारा पैसा हमें पता चल गया कहाँ जाना है मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक कार्स में। जो नए प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं होपफुली ये इलेक्ट्रिक कार्स ही होंगे, सारे नए प्रोडक्ट्स। एंड मॉडर्न लग्जरी कार मेकर ये बनना चाहते हैं, बट इलेक्ट्रिक फर्स्ट कहलाना चाहते हैं ये अपने कंज्यूमर्स के नज़रों में। उसके अलावा इनका एक और टारगेट है, इनका टारगेट है EBIT का, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब मैं बता दूं, बहुत ही सिंपल चीज़ है ये। इनका टारगेट है 8.5% का। तो अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, मान लीजिए आपकी सैलरी है 1000 रुपये, ठीक है, इस पे अगर सब कुछ आपने रिड्यूस कर दिया लेकिन आपने इस पे टैक्स अभी नहीं पे किया है और आपके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं वो भी नहीं गए, तो ये क्या हो गया? EBIT। जब 1000 रुपये में से आप मान लीजिए टैक्स दे देते हैं, ये रहा 1000 रुपये माइनस आपने 10 रुपये टैक्स दे दिया, इतना कम टैक्स तो नहीं लगता वैसे। एंड इसके अलावा आपने मान लीजिए इंटरेस्ट पेमेंट्स भी कर दी 10 रुपये के, तो 980 रुपये आपका क्या हुआ? ये हो गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट हम बोलते हैं जिसे, ठीक है। ये तो 980 रुपये ये हो गया। तो कंपनी का टारगेट किस चीज़ का है? EBIT का। कह रही है कि बिना टैक्स पे किए और इंटरेस्ट को भी अगर कंपोनेंट को आप इंक्लूडेड रखो हमारे प्रॉफिट में, अभी हमने रिड्यूस नहीं किया, तो हम 8.5% कमाना चाहते हैं। मतलब अगर 100 रुपये हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है, एक कार 100 रुपये की है, बेचा हमने, तो 8.5 रुपये बचने चाहिए टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले। इसके बाद हम इस पर टैक्स और इंटरेस्ट दे देंगे। हमारा गोल ये है। तो ये इनके कुछ गोल्स हैं। सबसे पहले कि क्या है? नए इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च करना, इलेक्ट्रिक फर्स्ट कंपनी बनना, 8.5% का EBIT अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को अचीव करना। और एक और चीज़, ये फाइनेंशियल गोल्स चाहते हैं एक और, वो है नेट कैश पॉजिटिव पोजीशन बनाना चाहते हैं ये। और इन्होंने बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स दिए हैं जिसकी वजह से टाटा मोटर का शेयर भी करीब 100% का रिटर्न दे चुका है एक साल में, 100% का डबल हो चुका है। दूसरे कार मेकर्स जैसे कि M&M, ये भी करीब इसी साल अगर आप देखें 90% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, अगर 2024 की हम बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया काम चल रहा है कार सेगमेंट में ऑटोमोबाइल कंपनीज का। आते हैं कुछ इन ब्रीफ आर्टिकल्स पे। UK इन्फ्लेशन हिट्स 2% गोल फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 years। पिछले 3 सालों में पहली बार UK में महंगाई दर 2% का टारगेट अचीव कर चुकी है। बहुत ही बड़ी राहत की बात है ये। मैं आपको बता दूं, महंगाई दर हम मेजर करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स UK में, यूनाइटेड किंगडम में 2% रहा है, ठीक है। पिछले साल कितना था? 2.3% था। तो 0.3% का यहाँ पे ओवरऑल 0.3 का रिडक्शन हमें दिखा पॉइंट्स का। एंड इकोनॉमिक्स की जो एक्सपेक्टेशन थी ये उसी के हिसाब से था बिल्कुल। आप देखिए बीच में एक समय ऐसा आया था 2022 में, ये रहा यहाँ लिखा भी है, 2022 में 11% हो गया था यहाँ पे ब्याज दर, महंगाई। लोगों की हालत ख़राब हो गई थी महंगाई से, जिसके बाद हमें इंटरेस्ट रेट्स, ब्याज दर को बढ़ाना पड़ा, ठीक है। जब ब्याज दर बढ़ाया है हमने तो ये 2.3% आया पिछली बार और इस बार आया 2% का। और अब अगर डेटा ऐसे ही रहा तो हम वापस से ब्याज दर को कम कर सकते हैं, तो आपके लोन्स सस्ते हो जाएंगे। एजुकेशन लोन, कार लोन, होम लोन, सब में आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आपके इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकता है ऊपर चले जाए, क्योंकि जिन कंपनियों में आपने पैसा लगाया है वो भी तो जितना इन्वेस्टमेंट है वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, राइट। तो वो इंटरेस्ट भी उन्हें कम पे करना पड़ सकता है। तो बहुत हर तरीके से राहत मिलेगी UK में लोगों को अगर ये इंटरेस्ट रेट कम होता है तो, और इन्फ्लेशन ऐसे ही 2% पे आके टिक जाए तो। TSMC नियर्स 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन अमिड फ्लरी ऑफ टारगेट अपडेट्स। ये पूरा साल हम कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कंपनीज का है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, एनवीडिया दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, सबसे बड़ी कंपनी अब दुनिया की है, एक चिप मेकिंग कंपनी एनवीडिया, US में लिस्टेड है। वैसे ही अब TSMC की बात कर रहे हैं, ये भी सेमीकंडक्टर बनाती है, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ये
अनस्टॉपेबल स्टॉक रैली अभी चल रही है इसमें, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन के करीब आ चुका है। दुनिया की टॉप, आप कह सकते हैं टॉप 8 कंपनीज में होगी ये, टॉप 10 कंपनीज में इस वक्त, एंड 8th लार्जेस्ट ग्लोबल कंपनी बन गई है ग्लोबली। यस, सो यू आर राइट। सो 8th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप। अब मैं बोलूँ कि भाई मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी से ज़्यादा बड़ी है, तो बोलेगा कैसे? तो मैं 11 रुपये कमाता हूँ, तुम 10 रुपये कमाते हो, तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। आपको ये देखना होगा कि मार्केट कैप कंपनी का क्या है। जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, हम देखते हैं कि मार्केट कैप के बेसिस पे उनकी वैल्यूएशन कितनी है। तो मार्केट कैप क्या हो गया? एक कंपनी का मान लीजिए एक शेयर 100 रुपये का है और उसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 1000 शेयर्स हैं जो उसने लिस्ट किए हैं, तो इसकी टोटल वैल्यू हो गई 100 × 1000, मतलब 1 लाख रुपये, ठीक है। तो यही होता है कंपनी का मार्केट कैप, मतलब एक शेयर 100 रुपये का है, और अगर आप पूरी कंपनी आज खरीदना चाहोगे तो उसके सारे शेयर खरीदने पड़ेंगे ना, 100% पूरे, तो वो आपको पड़ेगा 100 × टोटल 1000 शेयर है तो 1 लाख रुपए का, तो ये कंपनी पूरी 1 लाख की है। तो ऐसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये वर्ड मार्केट कैप, हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जिनको नहीं पता हो, जो कॉमर्स से ना हो, उनके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है ये। Amazon commits 10 billion euros to German cloud logistics। अब Amazon देखिए दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी नहीं है, सिर्फ दुनिया की सबसे बड़ी क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी भी Amazon ही है। तो Amazon.com दुनिया का लार्जेस्ट प्रोवाइडर है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज और डेटा स्टोरेज का, एंड ये इन्वेस्ट करेगा एडिशनल है 10 बिलियन यूरोस इन क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इन जर्मनी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जायंट एक्सपांड करना चाहता है अपने नेटवर्क को ऑफ डेटा सेंटर्स ग्लोबली। ये नए डेटा सेंटर्स खोलना चाहते हैं, हर कंट्री में पूरी तरीके से डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सो दे वांट कि ये बिल्ड करे और मेंटेन करे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। AWS के लिए Amazon वेब सर्विसेज नाम है जिसका, फ्रैंकफर्ट रीजन में बाय 2026। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे। टॉक्सिक एयर इन इंडिया किल्स 464 चिल्ड्रन एवरी डे। एयर पोल्यूशन बहुत ही फॉर्मिडेबल फो बन चुका है हमारे लिए, एयर पोल्यूशन, एंड ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस बार आप गर्मी देख रहे हैं किस तरीके से पड़ रही है। शिमला जैसे जगहों पे 46 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, वहाँ पर ACs लग रहे हैं हिल स्टेशंस में, और ऐसे कई सारे हिल स्टेशंस हैं। सो एयर पोल्यूशन ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए फो बन चुका है। करीब 450 से भी ज़्यादा बच्चे डेली एयर पोल्यूशन की वजह से इंडिया में अपनी लाइफ को लूज कर देते हैं, और ओवरऑल 2000 यंग लाइफ डेली लूज करती हैं एयर पोल्यूशन की वजह से। एंड ये स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2024 की रिपोर्ट है। तो एयर पोल्यूशन अब पीछे छोड़ चुका है पुअर सैनिटेशन और इनएडिक्वेट क्लीन वाटर को इन टर्म्स ऑफ कॉजिंग डेथ, हेल्थ हैजार्ड के मामले में। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चे और बूढ़े दोनों को एक ही तरीके से परेशानियां हो रही है और बहुत एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स देखने पड़ रहे हैं ड्यू टू एयर पोल्यूशन। यहाँ पे कुछ बहुत ही सिवियर रिपोर्ट्स आई हैं, स्पेशली अगर आप देखें PM 2.5 पार्टिकल्स। इसके बारे में मुझे लगता है हर एक आदमी को कहीं ना कहीं उसकी मेमोरी में गड़ा होगा कि उसने कहीं ना कहीं पढ़ा है PM 2.5 पार्टिकल्स। ये वो पार्टिकल्स होते हैं जो हवा में प्रेजेंट है। हवा में बहुत तरीके के पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्या है कि वो फिल्टर हो जाते हैं, हमारी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में नहीं आते। लेकिन ये पार्टिकल्स इतने छोटे हैं PM 2.5, इनका साइज 2.5 माइक्रोमीटर्स होता है डायामीटर में, और ये हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से 90% एयर पोल्यूशन रिलेटेड डेथ्स होती हैं ग्लोबली। ये पार्टिकल्स इन्फिल्ट्रेट करते हैं ब्लड स्ट्रीम को, इम्पैक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन्स को। इसकी वजह से लंग, हार्ट कंडीशंस और डायबिटीज़ और डिमेंशिया, ये हर तरीके की प्रॉब्लम हो रही है। सो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को बचाएं और इन्वेस्ट करें सबसे पहले टेक्नोलॉजी में। टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज़ है जो हमें बचा सकती है इस चीज़ से। बिकॉज एयर पोल्यूशन को आप कैसे कम करिएगा? सबसे पहले आप क्लीन फ्यूल यूज़ करेंगे, राइट, जो बहुत सबसे बड़ा रीज़न है। क्लीन फ्यूल यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए? अच्छी टेक्नोलॉजी की, ये सस्ता हो पाए, ये इकोनॉमिकली वायबल हो पाए। इसके अलावा क्लीन फ्यूल के आप देखिए, एक तो आप क्लीन एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिक कार्स बनाएंगे, लेकिन प्रोड्यूस करने के लिए भी आपको क्लीन एनर्जी के लिए रिन्यूएबल सोर्सेज ढूंढने होंगे। तो रिन्यूएबल सोर्सेज के लिए भी आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन लेट्स से विंड पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर,
ये सारी चीज़ें रादर देन आप कोल, जैसे इंडिया में अभी भी 72% इलेक्ट्रिसिटी हम कोयले से बना रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया की सारी कार्स अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलने, इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाए, बट स्टिल आप यूज़ तो कोयला ही कर रहे हैं ना। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कोयले से बन रही है। मैं कह रहा हूँ आप बोलें कि मैं पेट्रोल डीजल की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाऊंगा और इस ईवी के चार्जिंग स्टेशन को मैं डीजल से चार्ज करूं, बैटरी को, तो क्या कोई सेंस बनता है इस बात का? बिल्कुल भी नहीं। आप जीरो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं एक्चुअली एनवायरनमेंट में, बट आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया कर रहे हैं। तो दोनों साइड्स, सोर्स जहाँ से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी क्लीन होना चाहिए, और जहाँ हम एप्लीकेशन है वो भी क्लीन होना चाहिए। इसके अलावा हमें इन्वेस्टमेंट अगर हम यहाँ नहीं करते हैं, कोई गवर्नमेंट कहती है कि नहीं हम तो मानते ही नहीं है, एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इंडिया में लोगों को पता ही नहीं था, ये फॉरेन की रिपोर्ट्स आई, जब पता चला कि इंडिया में इतना बुरा हाल है एयर पोल्यूशन का, तो क्या होगा, जो परसेंटेज ऑफ जीडीपी आप सेव करेंगे इन्वेस्टमेंट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी और टेक्नोलॉजी, वही परसेंटेज आपको स्पेंड करना होगा कहाँ? हेल्थ केयर पे। हेल्थ केयर में आप इंक्रीज तो करेंगे इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन ये तुरंत पैसे खर्च हो जाएंगे। तो क्या होगा इससे? पैसा आपको मजबूरी में स्पेंड करना ही होगा। बेटर ये है कि आप 10 साल 15 साल पहले से ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, थोड़ा फोरसाइटेडनेस रखें, एंड ताकि वो पैसा आप आगे हेल्थ केयर में स्पेंड तो करें, लेकिन कहीं और करें, और बेटर हॉस्पिटल्स बनाने में खर्च करें, रादर देन लोगों को इस तरीके की सब्सिडीज प्रोवाइड करने में, ऐसी बीमारियों में मदद करने के लिए। वो बीमारियां ना हो, वो बेटर है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।